स्टार्ट करते हैं इसको। देखो तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कौन आज का जल मंडल स्टार्ट कर रहे हैं ना। थोड़ा सा हमने इसके बारे में बता दिया, थोड़ा बेसिक बताया था, तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। क्या जल मंडल, ठीक है। जल मंडल में सबसे पहले पूछेगा कि पूरे विश्व में कितने परसेंट पानी है ना। विश्व में 1% कितना है, आप कहोगे कितना, 71%। कहीं 71 लिखा होता है, कहीं 75 लिखा होता है ना। या हम अगर भाग की बात करेंगे तो बेटा इसमें कितना आ जाएगा, भाग में कितना हो जाएगा, 4। 3/4 की अगर अपेक्षा देगा तो 75% हो जाता है, ठीक है। ये क्या है हमारा पानी टोटल पानी है, कितना है पृथ्वी पर, है ना। तो पृथ्वी पर कितना है पानी। अब देखिए जो पृथ्वी हमारी है मतलब कितने गोलार्धों में है, 2। तो ऊपर वाला क्या कहलाता है आपका, उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला क्या कहलाएगा आपकी दक्षिणी गोलार्ध, क्या कहलाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। कुछ सबसे ज्यादा पानी कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा पानी कहाँ होगा, कितना होता है 80%। और उत्तरी गोलार्ध में कितना, मात्र 61%। अब बात आती है आपके दिमाग में आएगा कि सर नीचे 80% क्यों होता है और ऊपर 61% क्यों होता है। अगर आप इसको हम ग्लोब में देखें, किसमें देखें बेटा, ग्लोब में, ठीक है। लास्ट ग्लोब अगर हम इसे क्या देखें, ग्लोब में देखें, तो ग्लोब में नीचे वाली जो एरिया होती है उसमें कम महाद्वीप है, क्या है कम, और ऊपर वाले में क्या है ज्यादा महाद्वीप है। देखो ये हम देखते हैं इस तरह से। तो देखो ये वाला जो कलरफुल होगा ना, ये कलरफुल दिखाई दे रहा है आपका, ये वाला उत्तरी गोलार्ध है, ऊपर वाला यहाँ आधा क्या है इधर उत्तरी गोलार्ध है, तो ऊपर वाले में क्या है ज्यादा जमीन है, और नीचे वाले में कितनी है कम जमीन है। नीचे में से कौन कौन होगा, इधर बेटा आपकी आ जाएगी कौन, ये होगी उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका का कुछ हिस्सा इधर रहेगा। इसके बाद आगे आ जाएगा कौन, अफ्रीका, तो अफ्रीका का कुछ हिस्सा यहाँ पे रहेगा, और आगे बेटा कौन आ जाएगी आपकी ऑस्ट्रेलिया, है ना। और इधर पिंडी से छोटी सी कौन होगी आपके नीचे साइड में, ये कौन है आपका, ये आर्कटिका महासागर है, कौन बेटा ये भी है। ये 2 किलोमीटर लेयर में रहता है, इसकी यहाँ पर कितनी लेयर रहती है, 2 किलोमीटर बर्फ की लेयर रहती है, इसलिए इसे सफेद महाद्वीप भी कहते हैं। क्या होते हैं, सफेद महाद्वीप। अगर कभी पूछता है तो महाद्वीप पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे, क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो टोटल कितना हो गया इसमें 80%। क्यों होता है, तो आप सीधे बता दो, क्योंकि यहाँ पर स्थल जो है वो क्या है बेटा, कम है, स्थल मंडल क्या है कम है। अब देखिए जलमंडल को अगर हम देखें तो आपकी जो पृथ्वी थी पहले कैसी थी, गर्म थी, और गर्म पृथ्वी थी तो इसके कितने भागों में ये डिवाइड हुई थी, 3 भागों में। बीच में बेटा क्या थी, सागर, याद हो चुका होगा आपको, ये क्या थी बेटा सागर, और नीचे आपका कौन था, गोंडवाना लैंड, कौन था बेटा, गोंडवाना लैंड, और ऊपर का क्या था आपका अंगाला लैंड। सबसे बाद में पृथ्वी का कौन सा हिस्सा ठंडा हुआ, ऊपर वाला, सबसे बाद में। सबसे पहले कौन हुआ, गोंडवाना लैंड। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये भारत का प्रायद्वीपीय है, क्या कौन है भारत का प्रायद्वीपीय है। प्रायद्वीपीय जानते हैं, जो भारत का ये वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा ये प्रायद्वीपीय कहलाता है। तो भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा जो है ना वो किसका हिस्सा माना गया है, तो आप लोगों को गोंडवाना लैंड का माना है। किसका माना गया, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड बेटा दोनों क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, तो आप लोग स्थल मंडल होते हैं। कौन होते हैं ये, स्थल मंडल। स्थल मंडल की अगर उत्पत्ति पूछता है किससे मानी गई, बोलो बेटा किससे मानी गई, तो आप कहोगे किससे मानी गई है, पेंजिया से। किससे मानी गई बेटा, पेंजिया। यानी कि पहले जो आपकी प्लेटें थी, यानी कि आपके जो महाद्वीप थे उनको पहले क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे। तो अगर कभी आपसे पूछे कि महासागर की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आप किससे बताओगे, पेंजिया से, ठीक है बेटा। तो पेंजिया से हुई है जिनकी महाद्वीपों की। और महाद्वीप क्या होते हैं, पृथ्वी का वह बड़ा भूभाग जो क्या हो, चारों तरफ से पानी से घिरा हो। पृथ्वी का वह बड़ा भूभाग जो चारों तरफ से बेटा क्या हो, पानी से घिरा हुआ, उसे क्या कहते हैं, महाद्वीप। तो पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, पृथ्वी पर बेटा कितने महाद्वीप हैं, 7। तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है, चाहे प्लेट पूछे चाहे क्या पूछे, महाद्वीप पूछे। बीच में बेटा आपका क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है। ऊपर एरिया में क्या है आपका, यूरोप है। साइड में आपका कौन आ जाएगा, एशिया आ जाएगा बेटा। इधर आपका कौन होगा, ऊपरी साइड में उत्तरी अमेरिका। निचली साइड में क्या आ जाएगा आपका, दक्षिणी अमेरिका। साइड में यहाँ पर कौन आ जाएगा बेटा, ऑस्ट्रेलिया, जिसे क्या बोलते हैं, ओशिनिया। इसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं कहते, क्या कहते हैं इसे, ठीक। नीचे बेटा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या रहेगा आपका, कौन सा महाद्वीप रहता है, ये बर्फ से
ढका रहता है कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर। इसलिए इसी को क्या कहते हैं? सफेद महाद्वीप। क्या कहते हैं? सबसे बड़ा होता है कौन सा बेटा? एशिया महाद्वीप। कौन होगा? एशिया। दूसरे पे कौन रहता है? अफ्रीका। तो यहीं से आपको डिवाइड कर देते हैं कौन? यहीं से हम लोग क्या करते हैं? भूमध्य रेखा को ब्रेक कर लेते हैं। तो नीचे वाला क्या कहलाएगा आपका? दक्षिणी कहलाता है। कोई बात समझेंगे? पहले ग्लोब पे समझा देता हूं। तो सबसे ज्यादा अगर बेटा पानी देखा जाएगा तो कहां मिलेगा आपको? देखते हैं ये सब क्या है? पानी। तो देखो यहाँ छोटी छोटी जगहों में पानी मिलेगा आपको, जबकि उधर कहां मिलेगा आपको? सबसे ज्यादा मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से बेटा आपकी क्या है? 7 प्लेटें हैं। कौन है बेटा? 7। ये आपकी कौन हो गई? एशिया। ये कौन हो गया आपका? यूरोप हो गया। कौन हो गया? ये अफ्रीका। ये कौन हो गया आपकी? एशिया। ये कौन हो गया आपका? अफ्रीका हो गया। कौन हो जाएगा आपका? उत्तरी अमेरिका। ये कौन हो जाएगा आपका? ये कौन हो जाएगा आपका? दक्षिणी। नीचे कौन हो जाएगा आपका? ऑस्ट्रेलिया। नीचे कौन आ जाएगा आपका? सफेद। कौन हो जाएगा आपका? समझ में आ रही बात आता? तो ये बेटा 7 महाद्वीप रहते हैं। इसमें पानी टोटल कितना हो गया? 71%। सबसे ज्यादा कहां होगा आपका? नीचे। यानी कि 71% का 80% जो पानी है वो कहां है? दक्षिणी बेटा दक्षिणी। किसी को दिक्कत आता तो बताओ पहले, आगे समझ में। अब इसी में बेटा आपसे पूछेगा कि पीने योग्य पानी कितना है? पीने योग्य पानी कितना है? 2%। तो बेटा पीने योग्य जो पानी है आपका, यहां लिख देते हैं आपको, पीने योग्य पानी 1 से 2%। तो आपका बेटा 1 से लेकर 2% पानी है। अब ये पीने योग्य जो पानी होगा ये कहाँ निवास करेगा? कहाँ रहेगा? ये नदियों में बेटा आपसे कहाँ रहता है? सबसे पहले कौन होगा? ग्लेशियर। नदियां। फिर कौन आएगा बेटा? नदियों में। फिर कहाँ आएगा आपका? तालाब। नहीं झीलों से। झीलों कहाँ आएगा? झीलों के बाद भूमिगत पानी हम लोग क्या करते हैं बेटा? यूज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? प्रयोग करते हैं। तो अगर पीने योग्य पानी सबसे ज्यादा पूछे तो सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेगा? भूमिगत। कहाँ मिलेगा बेटा? भूमिगत। नदियों में भी हम पानी को पीने योग्य कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई? जबकि समुद्रों का पानी छानना आसान नहीं। से क्वेश्चन पूछे आपसे नॉर्मल बात। देखिए हर चीज को मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार मैं एक चीज का वर्ड यूज करा करूंगा, कनेक्ट करो आप। अब आप एकदम जैसे मतलब हमने नहीं पढ़ाया आपको, क्या हमने बताया कि समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं होता है? ये नहीं हमने बताया। बट अगर आपसे पूछ ले, मान लो एक चांस पूछ ले कि पीने योग्य क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें खारा पानी होता है और उसमें अशुद्धियां ज्यादा रहती हैं। अगर हम उस पानी को ट्यूशन भी करें, क्या करें? शुद्ध करें, तो उसमें ज्यादा खर्चा आएगा अपेक्षा टू किसकी? नदियों की। नदियों के पानी को ज्यादा यूज कर लेते हैं। बहुत सारे आपके राज्य ऐसे हैं ना जहाँ पर इन्हीं नदियों के पानी को क्या करता है? प्यूरिफाई किया जाता है और उसी पानी का आप लोग यूज करते हो। समझ में आ रहा है? ये बेटा समझ में आ गया? ठीक। अब अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब पूछेगा कि समुद्र की जो गहराई होती है, समुद्र की क्या होती है? गहराई। ब्रैकेट में हम लिख देते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो। समुद्र की गहराई अगर पूछेगा किससे नापते हैं? नापते हैं बेटा, किससे नापते हैं? फैदम मीटर से। एक फैदम बराबर होता है तो आप लोग 6 फीट होता है। कितना होता है बेटा? 6 फीट होता है। बोले यार किसी को दिक्कत तो एकदम याद हो गया, कंफर्म कोई दिक्कत नहीं। जलमंडल कहाँ से आया, क्या हुआ, ये समझ गए आपको? ठीक है बेटा। लेकिन एक चीज समझिए यहाँ पर, ये चीज यहाँ तक क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ पर तो बेटा हमने ये 7 महाद्वीप बता दिए, लेकिन अगर हमारा रह जाता है कौन? जलमंडल। आपसे क्या पूछेगा बेटा? जलमंडल। जलमंडल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका क्या होना? जलमंडल। जो बेटा 33 साल में था ना, यही बेटा क्या था पहले? जलमंडल। क्या था बेटा? जलमंडल। ये सौरभ कर देते हैं। तो जलमंडल के अगर पूछेगा कि उत्पत्ति कहां से हुई तो आप क्या कहोगे? पैंथालासा से। कहां से हुई बेटा? पैंथालासा। बात समझ में आ रही? पैंथालासा से ही उत्पत्ति हुई किसकी? महासागरों। किसकी हुई बेटा? महासागरों की। इन्हीं महासागरों को हम लोग जलमंडल में पढ़ेंगे। इसके साथ हम पहले ज्वार भाटा पढ़ेंगे क्या होता है आपका। ठीक है भाई? तो कितने होते हैं बताइए? 5। कितने बेटा? 5। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। कौन होगा सबसे बड़ा? प्रशांत। एक एक क्रम करके इनको हम पढ़ते चलेंगे। अभी तक यहाँ तक समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? कितना पानी होगा, समुद्र की गहराई किसमें मापी जाती है, ये आपने सब समझ लिया होगा। बोलो किसी को दिक्कत यहाँ तक? जल्दी बताइए। अब 100% और 80% का है बताया, ये 70% का 100% और 80%। हाँ और कैसे? टोटल अगर 71% है तो उसका ही तो 80% पानी इसमें रहा होगा। उसमें 61% टोटल का 71% का 80% यहाँ है और इसी 71% का 61% है।
वो हाँ वो तो आधा तो होने के बाद ही होता है। अरे भाई जैसे मान लो 5 रुपए है आपका, तो 5 रुपए का हमने कहा कि भाई 80% तुम्हें दे दिया। अब वो बोलेगा दूसरा करें 5 का 60% हमें चाहिए, भाई उसी का परसेंट लेते हैं जो आपका टोटल होता है उसका, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई? तो 80% पानी यहाँ रहेगा और 61 कहाँ रहेगा, यहाँ पर रहेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब अगली बात हम लोग आते हैं, गहराई अगर पूछेगा समुद्र की तो कौन सा बताओगे आप? फैथोमीटर से। लेकिन बेटा समुद्र में दूरी भी तो मापी जाती होगी, बोलो यस सर। तो अगर आपसे पूछे कि दूरी बताओ, क्या पूछेगा बेटा आपसे? दूरी बताओ कि दूरी कैसे नापते हैं। सर नीचे में लिखो, ऊपर लिखो, नीचे वाली का ये फर्दर बेटा समझ में आ गया होगा था? यस चलिए नेक्स्ट देखो, इसका बात पर आप कर देते हैं। तो देखो बेटा दूरी, समुद्री दूरी किससे नापते हैं? आप बताएंगे ना समुद्री दूरी। तो कौन बताएगा बेटा समुद्री दूरी किससे नापते हैं? जल्दी बताओ बेटा किसमें नापते हैं? कल ही हमने आपको बताया था नाटिकल, बिल्कुल सीधा। नाटिकल में क्या नापते हैं? नाटिकल मील में नापते हैं। नाटिकल किसमें नापते हैं बेटा? किसमें नापते हैं? बोलो। नाटिकल मील। नाटिकल मील में नापते हैं, ठीक है बेटा। एक नाटिकल मील बराबर कितना होता है? एक नाटिकल मील बराबर कितना होता है? कौन बताएगा बेटा नाटिकल मील बराबर कितना होता है? आपसे पूछता है कई बार क्वेश्चन ये, तो ठीक है लिखिए इसके बेटा कितना होता है? 1.852 कितना होगा बेटा ये? किलोमीटर, ठीक है। तो एक नाटिकल मील बराबर, पूछे नाटिकल क्या है? तो आप लोगों को समुद्र की दूरी मापने की क्या होती है? ये एक यूनिट होती है, इसमें समुद्र की दूरी नापते हैं। तो जहाज पास चलते हैं आपकी दूरी नापते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम? नाटिकल मील कहते हैं। एक नाटिकल मील बराबर कितना होगा बेटा? 1.852। तो क्लियर हो गई? अगला पूछेगा समुद्री गहराई, समुद्री गहराई मापने की मशीन, किससे गहराई मापते हैं? तो आपको फिजिक्स में अगर आपको याद हो, जिन बच्चों को अगर पढ़ाया होगा, ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ाया था कि सोनार क्या होता है बेटा? सोनार। जो सोनार होगी नाम सुनते होंगे आप, सोनार से पता कर सकते हो, ठीक है। इसमें पराश्रव्य तरंगें होती है बेटा। कौन सी होती है? पराश्रव्य, है ना, जिससे बहुत कम पक्षी सुन पाते हैं। जैसे आपकी ब्लू व्हेल है वो सुन लेती है, तो भूकंप जो होती है उनमें भी क्या होती है? पराश्रव्य होती है। आपका चमगादड़ होता है वो सुन लेती है, समझ में आया? तो वो सोनार वेव कहलाती है। जो महंगे महंगे कपड़े होते हैं उन्हें धुलाई में भी काम आती है, कौन? सोनार। छोटे छोटे घड़ी के जो पुर्जे होते हैं इसके अंदर, वो भी सब किसके द्वारा नापते हैं बेटा? उसमें सफाई होती है वो क्या होती है? सोनार तरंगों द्वारा होती है, सॉरी पराश्रव्य तरंगों द्वारा होती है। और एक मशीन टाइप का होता है, इसमें क्या होती है? पराश्रव्य तरंगें होती हैं, और ये डालकर ये देख ली जाती है। उन तरंगों का जो पराश्रव्य तरंग होती है उनकी खासियत होती है कि अगर जहां माध्यम होगा उसी से टकराकर वापस आ जाएंगे, उस माध्यम से टकराकर क्या होती है बेटा? वापस आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मालूम पड़ जाता है कि आगे जाकर क्या है बेटा? कोई रुकावट है। तो जैसे सुनार से नापा जाता है समुद्र में, उसको तरंगें डाली जाती हैं, तो वो जहां जमीन होगी नीचे टकराकर क्या जाएंगे? फिर से वापस आ जाएंगे। तो पहचान लेते हैं कहां तक ये गई। बात समझ आ रही? तो बेटा किसके द्वारा नापते हैं गहराई? और वो सोनार द्वारा नापते हैं। किसके द्वारा? सोनार द्वारा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो। समुद्र में नापने वाली क्या कहलाई? गहराई। सोनार द्वारा क्या कहलाती है? सोनार। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? मशीन का नाम। हाँ मशीन का नाम, ठीक है। अब देखिए जो समुद्र में मिसाइल चलती है, क्या चलती है बेटा? मिसाइल चलती है। तो उन मिसाइलों को क्या कहा जाता है? बोलो जल्दी बोलो। जो मिसाइल चलाई जाती है समुद्र में उसे क्या कहते हैं? समुद्री मिसाइल। समुद्री मिसाइल। कितनों को पता भाई समुद्री मिसाइल किसे कहते हैं? उन्हें मतलब क्या कहा जाता है? जैसे आपकी हवा चलती है उसके ऊपर सैनिक किस तरह बोलते हैं ना, तो ऐसे ही जब समुद्र में चलाई जाती है, कोई दिक्कत आती है तो उसमें चलाई जाती है, तो उनको क्या बोला जाता है? चलिए बताओ क्या बताएंगे आप? टारपीडो। क्या बोलते हैं बेटा? टारपीडो। समुद्र में चलने वाली मिसाइलों को क्या कहते हैं? पानी में चलने वाली मिसाइलों को क्या कहते हैं? टारपीडो। क्या कहते हैं बेटा? टारपीडो। बोलो बेटा किसी को दिक्कत नहीं आता? चलिए तो ये तो एक बेसिक नॉलेज रही जो हम जनरल में पढ़ते हैं, उसको ध्यान में आपको क्या होगी दिक्कत? चलिए गरीब बन ले रही जिम्मेदारी 5 किलो हाथ में दो। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा कौन? ज्वार भाटा। अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? ज्वार भाटा। जल्दी नोट करो फटाफट।
अब हमारा क्या स्टार्ट होगा, ज्वार भाटा। तो डालो हेडिंग ज्वार भाटा क्या होगा, इसको समझते हैं। न्यू टॉपिक है, इसी के ऊपर नया टॉपिक है। ज्वार भाटा में क्वेश्चन बहुत आते हैं, पहले आपको समझा देते हैं, उसके बाद बात करें। ज्वार भाटा होता क्या तो समझते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, ज्वार भाटा की बात कर लेते हैं ओरल पहले, उसके बाद समझाते हैं। ज्वार भाटा की बात कर लेते हैं ओरल, ये क्या होता है। देखिए, जब समुद्र में कुछ कहते हैं ना, इससे पानी ऊपर उठा नीचे गिरा तो क्या कहलाता है, ज्वार भाटा। देखिए, जब पानी की तरंगे, कभी भी ज्वार भाटा एक साथ नहीं आता, हल्के हल्के क्या होता है, उठना स्टार्ट। तो जब पानी क्या हो सकता है, से ऊपर की ओर उठना स्टार्ट हो जाए, ऊपर की ओर क्या हो, उठा हुआ आगे मूव करने लगे, तो वो क्या कहलाता है अपना ज्वार, ठीक है। वही पानी फिर क्या हो, नीचे की ओर आकर क्या करने लगे, नीचे की ओर जाने लगे, तो वो क्या कहलाता है अपना भाटा कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, भाटा कहलाता है। क्लियर होगी बात। लेकिन इसका रीजन क्या रहता है, तो बच्चों का मतलब होता है कहने का कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों क्या आ जाए, एक ही लाइन में आ जाए। क्या आ जाए, एक ही लाइन में आ जाए, तो ज्वार भाटा आना प्रारंभ होगा। ठीक है, बस दो प्रकार का ज्वार भाटा होगा, एक वाहित होगा और एक क्या होगा आपका लघु होगा। और चार प्रकार का माना जाता है, कहीं यहाँ पढ़ो चार प्रकार का, चार प्रकार का ही में रहता है। मिश्रित भी होता है आपका, क्योंकि वो दोनों को आप काउंट नहीं करते हैं उसे, बट हम चार प्रकार का पढ़ाएंगे तो दो प्रकार का सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो हमको बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको बात समझ में आ गई कि जब पृथ्वी चंद्रमा क्या हो, एक ही लाइन में होते हैं, तो ज्यादा गुरुत्वीय आकर्षण पर लगता है, चंद्रमा भी लगा रहा होता है पृथ्वी पर और सूर्य भी लगा रहा होता है। जब बीच में एक ही तरफ को आप खींचो को दो ले, तो वो क्या होगी, अपनी तरफ की क्या होगी, बाहर आ जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए आपको, जो समुद्र में लहरें आती हैं, क्या कहते हैं, लहरें आती हैं, तो कौन बताएगा कि जो लहरें आती हैं वो क्यों आती हैं? कौन बताएगा बेटा कि लहरें क्यों आती हैं? तो दवाई धर्म सिंह, आपको अगर याद हो तो हमने एक फेरल का नियम पढ़ाया था, याद है? फेरल का नियम बताया था। फेरल के नियम ने क्या बताया था, जो दिशाएं होती हैं, किन्हीं की हवाओं की जो दिशाएं होती हैं निर्धारित होती है। एक नाम हमने बताया था कोरिलियस। तो कोरिलियस बल की वजह से क्या होती है, एक्टिविटी होती है पानी, वो क्या करता है, धक्का लगाता है। समझ में आ गया? तो समुद्र का पानी ऑलरेडी चक्कर काट रहा होता है। अब मान लो कोई चीज मान लो ऐसे राउंड मार रही है, क्या कर रही है, ऐसे राउंड लगा रही है, तो वो इन कोनों पर आकर उसकी तीव्रता क्या होती है, तेज होती है। अब मान लो यहीं पर ऐसे मान लो राउंड लगा रही है और यहाँ पर आई, अब यहीं पर इसको हम अतिरिक्त मूव दे दें या कोई अपनी तरफ खींच ले, तो पानी इस तरफ ना जाकर कहाँ चला जाएगा, सीधे। मेरी बात समझ रहे हो भाई? जैसे मान लो ये कोई ऐसे घूम रही है, तो यहाँ पर आई कोने पर, हमने इसको तीव्रता दे दी, तो वो क्या इधर जाएगी, सीधी जाएगी। तो यही ज्वार भाटा का कारण होता है। चंद्रमा तो ऑलरेडी से लगा ही रहा होता है पृथ्वी पर, और दूसरा कौन आते हैं, सूर्य महाराज। क्या कर रहे हो, बहन क्या कर रहे हो, तो कहीं कुछ ना भैया पानी खींच रहे हैं, लोग बड़ा परेशान समुद्र में, तो चलाओ हमें खिंचवा दें। तो वो क्या करते हैं, बहुत लंबा एकदम खींच लेते हैं और पानी काफी ऊपर तक क्या होता है, चला जाता है। कहाँ तक चला जाता है, पानी ऊपर तक चला जाता है। सही है, तो उसे कहते हैं बाह्यक ज्वार या दीर्घ ज्वार, तो बहुत लंबा ऊपर चला जाता है पानी। लघु ज्वार छोटे छोटे आते रहते हैं, जिसमें सिर्फ चंद्रमा ही कार्य कर रहा होगा या सूर्य ही कार्य कर रहा होगा, तीनों मिलकर कार्य नहीं कर रहे होंगे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, लघु कहलाता है। ठीक है, 24 घंटे में जो ज्वार आता है, 24 घंटे में बनता है, 24 घंटे 52 मिनट लगते हैं। तो ऐसा आपको सब 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन 24 घंटे का मतलब हुआ, देखो 24 घंटा पूरा करेगा तो उसमें जो चंद्रमा होगा वो 52 मिनट क्या होगा, घूमकर आने में लगाता है, पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में लगाने वाला है, यानी सूर्य के और उनके दोनों के बीच में आने की क्या होगी, स्थिति होगी। तो 52 मिनट क्या होती है, ज्यादा ले लेता है कौन, चंद्रमा। समझ में आया? तो सिर्फ 24 घंटे 52 मिनट लगते हैं एक मूविंग में, मतलब ज्वार भाटा आने के लिए। सही है, और बाद में जो अर्ध ज्वार होता है वो आधे में आ जाता है, कितना आता है, आधे में आता है। समझ में आया? उनको भी हम लिख पाएंगे, तो फिर समझ लेते हैं इनको क्या होता है ज्वार भाटा। उसको चित्र बना के समझाते हैं आपको और समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, डालो हेडिंग ज्वार भाटा। क्या होता है बेटा, ज्वार भाटा आपसे पूछा जाएगा कि ज्वार भाटा होता क्या है। ज्वार भाटा, सही है बेटा? देखिए, ज्वार को क्या बोलते हैं, आप इसको ध्यान रखना, टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइड। भाटा को क्या बोलते हैं, टिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं ना, टिड। ध्यान रखना, ज्वार को क्या बोलेंगे, टाइड। टाइड ये सरल वाला टाइड नहीं है,
पहले विश्वास करो फिर विश्वास करो, ये ना टाइट वाला। तो घड़ी ये एक वो वाला चौक गए, है ना, चौक गए एकदम साफ सुथरा, एकदम शर्ट जाती है सफेदी। हाँ समझ में, वो वाला टाइट नहीं है। टाइट क्या है आपका? ज्वार। अब आप ज्वार पढ़ लो, कोई टाइट लोग ना, ये ज्वार होना चाहिए, अगर हमारा टाइट आया है तो ज्वार आएगा, समझ में। तो वो अलग अलग ज्वार होता है अपना, ठीक है। तो अब क्या होता है ज्वार को समझते हैं। तो हमने क्या बताया बेटा कि अगर पानी कहाँ हो जाए, ऊपर की ऊंचाई में समझा। मान लो मैं एक लेयर बना लेता हूँ उसकी, मान लो ये एक समान लेयर है, चल ऐसे बना लेता हूँ, इनसे डायरेक्ट ये समान लेयर है, और ये मेरा ऊपर के लिए मूव करती चली जाएगी, उठती हुई क्या होगा बेटा, मूव करती हुई चली जाएगी, ऊपर की ओर उठती चली जाएगी, मान लो उठती चली गई आप ऐसे करके। और फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसको ये नीचे मूव करते हुए कहाँ होगी, डाउन होती चली जाएगी। क्या होगा बेटा, डाउन होती चली जाएगी। तो देखिए क्या होगी, नीचे की तरफ क्या होगी बेटा, मूव होगी, और नीचे की तरफ क्या होगी, डाउन होगी। बात समझ में नहीं, पानी की लहर है। तो जो बेटा लहर समान लहर, इस समान लहर से ऊपर जो लहर उठेगी, मेरी बात समझ में आने वाली को नहीं आ रही? इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हो, या कुछ चित्र नहीं बना देंगे, समझ में आ रही बेटा, ये नीचे की ओर आएगी। तो ये समान लहर वाला, ये पानी आपका क्या समान लहर वाला है। लेकिन जैसे ही आपका ज्वार आएगा, क्या आएगा बेटा, ज्वार आएगा, क्या होगा, ज्वार आएगा। तो ज्वार आएगा तो लहर कहाँ उठेगी बेटा, ऊपर साइड उठेगी। ऊपर उठा हुआ भागी क्या कहलाएगा आपका, ये तो बात समझ में आ रही है। तो ऊपर वाला क्या कराएगा आपका ज्वार, और जो नीचे चली जाएगी समान लहर से भी कहाँ चली जाती है बेटा, ये नीचे, और नीचे होते हुए क्या होती है, पीछे के लिए मूव होती है। तो यही बेटा क्या कहलाता है आपका, घाटा कहलाता है। क्या होते हैं इसको, लीड। और ये जो ऊपर की उठा हुआ है बेटा, ये क्या कहलाएगा आपका, ज्वार कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, ज्वार कहलाता है। समुद्र में होता है बेटा, तुमका जाता है तालाब में होगी, तालाब समुद्र में, तालाब बहुत छोटी जगह है, बहुत छोटा पानी होता है। तो वहाँ पे अगर तीनों को बराबर में आएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, उसमें तालाब में कुछ नहीं होगा। जो चीज ज्यादा पास हो उसी को आप खींच सकते हो बेटा, जो चीज दूर है आपके उससे संपर्क आ सकते हो, ठीक है, आप उसको दीदार कर सकते हो उसके, बट चीज खींच नहीं सकते। समुद्र पास है होता है, हाँ समुद्र का पानी ऊपर होता है थोड़ा, ठीक है, इस समतल से क्या होता है, उठा हुआ होता है। और ये एक लोटा पानी, अब तुम तो जाते हो हम छत पर जाए, और जब आपके तीनों सामने आ जाए, हमें मालूम पड़ जाए, और एक लोटा में पानी लेके जाए और रख दे, तो सारा ज्वार आएगा उसमें, उस लोटा में ज्वार सुना जाएगा, तो लोटा और पानी आ जाएगा, खाली भर के ले जाओ तो ज्वार सुना जाएगा, वहाँ को अपना पानी चाहिए, तुम मूव कर पाए ऊपर को। बोल बात समझ में, एक बार ध्यान देना। तो ये ज्वार भाटा कितना सुनेंगे, जो समान लहर होगी, क्या होगी बेटा, समान लहर होगी, समान लहर से ऊपर उठने वाली तरंगों को क्या कहते हैं बेटा, ज्वार। समान लहरों से नीचे की ओर मूव करने वाले को क्या बोलते हैं, भाटा। भाटा बोलो, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है, ठीक है बेटा। अब इसका कारण क्या रहता है, तो हम छोटी सी चीजें यहाँ बता देते हैं आपको, बेसिक वाले। तो ये रहा आपका कौन, सूर्य, सूर्य पृथ्वी, ये क्या रहेगी आपकी, पृथ्वी, पृथ्वी। तो चलिए समझ लेते हैं। तो ये बेटा क्या रहेगी आपकी, पृथ्वी। इसके बाद हम छोटू से बना देते हैं क्या, चंद्रमा, छोटा ही चंद्रमा ऐसे। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, मून हो गया। और इसी के पास कौन आ जाएंगे भैया, सूर्य, सिस्टर के भैया सूर्य, सही है। अब ये तीनों बेटा क्या आ गए, एक ही रेखा में आ गए। तो पहले तो ये अपने पृथ्वी के व्यापक के कारण पृथ्वी तक क्या लगा रही होगी, प्रेशर लगा रही होगी, इतना छोटा वाला कोई हो इतना और से, अरे ये आना है जब मेहमान, तो थोड़ी आप पूरी क्या करो, एकदम फाड़ देते, समझ में आया, हो सकता है आप गिर भी पड़ो पीछे जाके। देखो अगर बात समझ नहीं आ रही, तो ये सूर्य और मून और सूर्य आपका होता है, तो क्या आ जाएगा, तीनों एक ही लाइन में आ जाए। तो देखो ये तो अपना लगा ही, लगाने के बाद ये भी अपना लगा लेगी, जो पानी है ना वो समान सतह से ऊपर ज्यादा हो जाता है, तो क्या होगा बेटा, ऊपर ज्यादा होता है, क्या होगा बेटा, ज्यादा। लेकिन जैसे ही अपने मूव कर जाते हैं, अपनी अपनी तरफ मूव कर जाते हैं, तो फिर से पानी क्या होता है बेटा, नीचे होता है। कोई भी चीज जब आप ऊपर फेंकोगे तो पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण के कारण वो कहाँ आएगी बेटा, नीचे है। तो कभी कभी देखा होगा आपने, लहर होती है ना समान गहराई से नहीं चली जाती है, जो समतल होता है, जो उसकी समान सतह होती है, उससे भी कहाँ चली जाती है, नीचे चली जाती है। मतलब नीचे चली जाती है तो बेटा वही क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। जो ऊपर चला जाता है वो ज्वार। तो कितने लोगों की बात समझ में आ गई, ये मून पृथ्वी से बाहर है, हाँ ये तो ग्रह है, चंद्रमा जानते हो, चंदा मामा
समझ में आ रहा है? देखिए आप सुन लो और चीज। अब मुझे एक बात बताओ, सूर्य ज्यादा पृथ्वी या पृथ्वी को लगाएगा या फिर चंद्रमा ज्यादा लगाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे। सूर्य ज्यादा प्रभाव डालेगा पृथ्वी पर या चंद्रमा ज्यादा प्रभाव डालेगा? सूर्य। कौन डालेगा ज्यादा? सूर्य। सूर्य या चंद्रमा? सूर्य या चंद्रमा? सूर्य या चंद्रमा? जल्दी बोलो, कौन डालेगा? चंद्रमा पास कर। मतलब कौन डालेगा प्रभाव? चंद्रमा। अभी बताया था दूर जो है उसे दीदार कर सकते हो, इसका व्हाट्सएप पे फोटो मंगा सकते हो, और जो पास है तो इस खिड़की के सामने 4 मिनट लगा रहता है, तो आप कभी दीदार करो उसके, और पास आ भी जाएगा वो। तो पास वाली चीज जल्दी आकर्षित होती है, अपेक्षा तो दूर वाले। समझ में आ रहा है? देखो सूर्य जो होता है वो बेटा कितना है? 14 करोड़। कुछ बच्चे अपनी भावनाएं जाकर कर देते हैं। 14 करोड़ 92 लाख। 14 करोड़। ये बेटा सूर्य, पृथ्वी से सूर्य की क्या है बेटा? दूरी। 14 करोड़ 92 लाख क्या है बेटा? इसकी दूरी। जबकि मून की जो दूरी है बेटा वो 3,84,000 है। कितने बेटा? 3,84,000। तो जो पृथ्वी के समीप रहेगा, जो पृथ्वी के समीप रहेगा, समझ में आ रहा है? जो पृथ्वी के समीप रहेगा तो गुरुत्वीय आकर्षण वही क्या करेगा? ज्यादा। तो हमेशा ध्यान रखना, ज्यादा ज्वार भाटा में या ज्वार में सबसे मेन योगदान जो रहता है किसका रहता है बेटा? चंद्रमा। किसका रहेगा? चंद्रमा का। क्यों रहता है? तो आप बोलोगे कि 3,84,000 पे ही, और ये कितना है? 14 करोड़ 92 लाख। तो सूर्य का कोई खास प्रभाव ज्वार में नहीं रहता है। सबसे प्रभाव किसका रहेगा? चंद्रमा। किलोमीटर है, बस किलोमीटर या मीटर है? किलोमीटर की सबसे बड़ी दूर, मापने की सबसे बड़ी दूर बताओ। प्रकाश सही बेटा? हमारे बात समझ में आता है? तो इतनी बड़ा दूरी है। ये प्रकाश वर्ष में है सर। प्रकाश वर्ष शुरू कहते हैं। अरे समझ मत, तो यहाँ तक क्लियर हो गया? कितने लोगों को ज्वार भाटा समझ में आ गया? कितनों को ज्वार भाटा समझ में आ गया कि क्या होता है और किसके प्रभाव से होता है? आपके पास चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, सूर्य का प्रभाव कम पड़ेगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही? सही है। 38 जो सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी की पृथ्वी और मून को चंद्रमा की आप समझे जा सकता? ज्वार भाटा आने में ध्यान दो बेटा, ज्वार भाटा आने में, अरे इधर ध्यान दो, ज्वार भाटा आने में पहला किसका योगदान रहता है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। दूसरा किसका रहता है बेटा? सूर्य का। और तीसरा रहेगा पृथ्वी पर जो लग रहा है कौन? कोरियलिस बल। कौन होगा बेटा? कोरियलिस बल। समझ में आया? कौन होगा? कोरियलिस बल की वजह से भी लगेगा। तो आपसे पूछता है कि ज्वार भाटा आने की निम्न में से शर्तें कौन सी हैं? तो आपको बेटा यहाँ पर लिखनी पड़ेगी कि शर्तें कौन है। तो पहली शर्त लिख लो कौन से, और दूसरी एंड तीसरी। पहली शर्त क्या है बेटा? चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण पर। बात समझ में आ रही है? चंद्रमा का हाँ। और दूसरा हो जाएगा बेटा सूर्य का गुरुत्वीय आघूर्ण, और तीसरा कौन हो जाएगा? सूर्य। ये 3 शर्तें होंगी। तो आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से ज्वार भाटा की कौन सी शर्त है? तो आप ये 3 में से एक ऑप्शन आपको दे रखा होगा। तो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? एक बेटा क्या होगा? दे रखा होगा। जल्दी नोट करो। तीसरा कौन होता है? कोरियस नहीं, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। तीसरा पहला चंद्रमा का गुरुत्व हो गया, दूसरा सूर्य का गुरुत्व हो गया, और तीसरा कौन हो जाएगा? कोरियलिस बल। कौन हो जाएगा बेटा? कोरियलिस बल। समझ में आ रही बात है? किसी को दिक्कत हो तो बोल देते हैं। हां, कोरियलिस बल। ज्वार आने की संभावना रहती है। नोट हो गया बेटा? है ना? आगे समझते हैं। ये रख पड़ता है? यस। या तक किसी को दिक्कत हो? नो। आगे बेटा रख पड़ता है? आगे बात करते हैं और चीज समझते हैं ध्यान से। कुछ चीजें बड़ी नॉर्मल चीजें पूछ रहा है।
एक तरफ बेटा हम बना लेते हैं सूर्य, सही बेटा, ये रहा हमारा सूर्य, और फिर हमारे कौन रहेगी पृथ्वी, और ये बेटा पृथ्वी, और फिर इधर कौन रहेगा आपका मून रहेगा यानी चंद्रमा। क्लियर हो गया? इधर भी बेटा क्या लगेगा आपका पोलरिस पर लगेगा, और इधर भी क्या लगेगा पोलरिस पर लगेगा। मतलब हमने एक कंडीशन 1 डाल दी, यहाँ पे कंडीशन 2 है। समझा ध्यान से ना। आप मुझे बताओ कि कंडीशन 2 पर वृत्त ज्वार आएगा या कंडीशन 1 पर? दो रहते हैं यहाँ पे, कौन रहेगा आपका, एक दीर्घ ज्वार रहेगा और एक लघु ज्वार रहेगा। इसे ब्रेथ भी बोलते हैं, बार बार स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं स्प्रिंग। तो आप मुझे बताइए दीर्घ ज्वार इन दोनों कंडीशन में से किस पर आएगा? जल्दी बताइए। नॉर्मल क्वेश्चन आपको बता सकते हैं कि जो आपका दीर्घ ज्वार है वो किस पर आएगा? मून पे, मून पर या सूर्य पे? मून पर। किस पर आएगा बेटा? मून पर या सूर्य पर? जल्दी बताओ। तो देखिए बेटा, अगर आपसे ज्वार के प्रकार पूछेगा तो आप बेटा कितने बताते हो? 2। कितने बताते हो? 2। लेकिन अगर हाईएस्ट पढ़ेंगे हम लोग तो कितने बताओगे आप? 4। लेकिन नॉर्मल जो हम पढ़ते हैं कितने होते हैं? 2। देखिए अब पहले वाले पर क्या आएगा बेटा? दीर्घ ज्वार। क्या आएगा बेटा? दीर्घ। दूसरे वाले पे? और पहले वाले पे क्या आएगा बेटा? लघु। क्या आएगा बेटा? लघु। क्या होगा बेटा? लघु। इसे शॉर्ट क्या बोलेंगे? टाइट बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? लॉन्ग टाइट। इसे क्या बोलेंगे? शॉर्ट टाइट। शॉर्ट टाइट। इसे क्या बोलेंगे? लॉन्ग टाइट। अब आप बताओ कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, जिसको चीजें बेटा समझ नहीं आ रही? क्या ये दीर्घ ज्वार वाला समझ वाले? देखिए ये सूर्य बेटा बहुत दूर है, ये पृथ्वी आपस में बल उतना नहीं लगा पाएगा, बोलो यस सर। तो ये हल्की फुल्की लहरों को ऊपर उठा पाएगा। बट चंद्रमा क्या है बेटा? पास है। तो जहां जहां चंद्रमा होगा वहां वहां क्या बनेगा बेटा? दीर्घ ज्वार। समझ में आ गया? जब लहरें कहां ज्यादा ऊंचाई तक चली जाए तो वो दीर्घ कहलाता है, और जो लहरें ज्यादा दूर ना जा पाए वो लघु कहलाता है। ज्वार लघु ज्वार कब बनेगा? जब पृथ्वी और सूर्य क्या हो? आमने सामने हो तो कैसा आएगा बेटा? लघु आएगा। जब चंद्रमा और सूर्य आमने सामने हो तो चंद्रमा और पृथ्वी आमने सामने हो तो क्या बनेगा बेटा? कौन बनेगा? दीर्घ। समझ पा रहे हैं आप? मुझे किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। नोट कराने की चीजें तो बात की व्यवस्था है, सही है, पीडीएफ देने की बात की व्यवस्था है आपको, लेकिन पहले समझना जरूरी है। किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े हम लोग। हाँ भाई एस पूजा, सही है? यार सहेली नहीं है इसलिए बड़ा दुखित है आप, बड़ा चिंतित है। सहेली याद दुखित है? बचपन में मम्मी ने कानों बहुत दिल डाला है, मुझे दूर से सुनाई दे रहा था बहुत ज्यादा। असर दे रहा है। समझ मारो यहाँ पे? क्लियर हो गया? आगे बढ़े। देखिए तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक कंडीशन हम और बनवाते हैं। देखिए अगला आप बताएंगे, इसमें चेक करिए आप। देखिए क्या ज्वार समझ में आ रहा है ना? दीर्घ और लघु क्या होता है समझ में आ गया? तो जब चंद्रमा होगा तो दीर्घ, जब क्या होगा? चंद्रमा पृथ्वी के सामने पड़ेगा तो क्या बनेगा? दीर्घ ज्वार। अगला देखो, एक और बनाते हैं। ये डायग्राम हम भी तो बना लें। और क्या बनाना था तुम्हें? बना लिया। इसलिए बेटा क्या हो गया आपकी? ये हो गई आज पीडीएफ में चेक कर बनाया। कौन है पीडीएफ वाला? हैं? जब पहुंच तो पीडीएफ नीचे ये क्या है सर? ये बोलेंगे नहीं। चंद्रमा ठीक है ना? चलिए अब आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूरा करेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या करेगा आपको? क्या करेगा? देखिए चलिए ध्यान दो इधर। देखिए अब ये चार कंडीशन हमने बना दी। इधर सूर्य है तो
तो ये वाली कंडीशन बेटा आपको हम समझा चुके हैं, ये वाली है ना। अब इनकी समझना है और ध्यान से। इधर भी हो सकता है भाई चंद्रमा, तो किधर भी हो सकता है, तो आप कैसी कंडीशन बताओगे उनकी, समझना। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि जब सूर्य चंद्रमा और ये सब एक बराबर होते हैं, समान रेखा में होते हैं, क्या होता है बेटा ये समान रेखा में होते हैं, तो कितने का कोण बनाते हैं? आप सभी को पता होगा, सब कितने का कोण बनाएंगे? 180 या 0 जीरो कोई कोण नहीं होता है, 0 डिग्री कोई भी कोण नहीं होता है, सही है। कहीं भी 0 कोण नहीं होता है। तो अगर पूछे कि सूर्य और चंद्रमा एंड पृथ्वी एक ही रेखा में है तो कितने का कोण बनाएंगे, तो आप कितने का बताओगे? 180। कितने बनाएंगे बेटा? 180। समझ में आ रही बात? अच्छा, आप बताइए जब तीनों एक समान होते हैं तो ये आपकी पहली कंडीशन, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो आप मुझे बताइए क्या पहली कंडीशन पे कैसा ज्वार बनेगा? कैसा बनेगा बेटा? तीर। कैसा बनेगा बेटा? तीर। अच्छा, दूसरी कंडीशन पे कैसा बनेगा? ये दूसरी कंडीशन पर कैसा बनेगा? जल्दी बोलो बेटा, दूसरी कंडीशन पर कैसा ज्वार बनेगा? कैसे वाला? जमीन आ गई ना, जमीन और जब मून आएगी तो इस पे तो दीर्घ बनेगा पृथ्वी तो आपको बताना है, दीर्घ बनेगा दीर्घ। कौन सा बनेगा? दीर्घ बनेगा। कितने लोग कहते हैं दीर्घ के लिए? बेटा देखिए, ये इस टाइम पर दोनों पृथ्वी के सापेक्ष 90 डिग्री का है। कितने का बेटा? 90 डिग्री। 90 डिग्री पर अगर आप एक फार्मूला पढ़ा होगा फिजिक्स में, cos थीटा F into d cos थीटा, याद है? तो cos थीटा 90 होने पर cos का मान क्या हो जाता है? 0। तो ये उतना पृथ्वी आकर्षण बल नहीं लगा पाएगा। जब पृथ्वी के क्या होगा, ये समतल होगा, तो उस टाइम पर कैसा ज्वार बनेगा? लघु। कैसा बनेगा बेटा? लघु। बोलो समझ में आया नहीं? आपको क्वेश्चन फंसा देता है, बिल्कुल ध्यान रखना है। वो बोल देगा कि चंद्रमा पृथ्वी के 90 एंगल पर है, सही है बेटा? तो बताओ निम्न में से कैसा ज्वार आएगा? तो आप क्या बताओगे सर को? अरे जल्दी बोला करो यार। लघु। तो पृथ्वी में क्या हो जाएगा? cos थीटा का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। सूत्र तो पढ़ा हुआ है तो, ठीक है बेटा? तो इसमें आपका क्या बनेगा बेटा? लघु। क्या बनेगा आपका? क्या बनेगा? चलो भाई तीसरे पे बताओ। तीसरे बताओ कौन सा बनेगा? तीसरे पर। तीसरे बताओ जल्दी। तुम बताओ भाई सवाल। तीसरे पे। तीसरे पे बेटा बनेगा दीर्घ। कैसा बनेगा बेटा? अरे भाई बात समझ में आ रही है? चौथे पर बताओ बेटा कैसा बनेगा? लघु। क्या गलती कर सकते हो आप? ज्वार कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बिल्कुल एकदम क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है, याद होना चाहिए, आप सुनेंगे अभी, ठीक है? अब चलिए, क्योंकि ज्वार हमने पढ़ रखे हैं यहाँ पर, तो एक बार हम इसकी कंडीशन पढ़ लेते हैं कि ज्वार होता क्या है, वो दीर्घ ज्वार क्या होता है ना भाई? क्या होता है बेटा? दीर्घ ज्वार। और कब कब ये आता है इसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है? अब समझिए थोड़ी चीजें। ठीक है, देखिए और सुनो, जब आपने देखा होगा जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा वो हमेशा जब पृथ्वी के आसपास पहुंचेगा तो वो अपने आप को 5 डिग्री ऊपर उठा देता है। चंद्रमा जो होगा बेटा क्या हुआ? अपने ऊपर को 5 डिग्री क्या करेगा? ऊपर उठाता है। जब उसके सेंटर पे आता है तो 5 मीटर क्या होता है? अपने उठा देता है। जो चंद्र ग्रहण और जो सूर्य ग्रहण होता है, ये आपने सुना होगा, ये इसी कारण हो जाते हैं क्योंकि अपने एंगल को क्या करते हैं? 5 डिग्री ऊपर उठा देते हैं। तो ये ज्यादातर बेटा ना ये अमावस्या, पूर्णिमा, हाँ, या अमावस्या या पूर्णिमा को आते हैं। तो कब लघु ज्वार आएगा और कब आपका दीर्घ ज्वार आएगा? कौन आएगा? दीर्घ ज्वार आएगा। तो चंद्रमा बेटा क्या हो? 5 डिग्री अपने को ऊपर उठा देता है। सतह से क्या होता है? 5 डिग्री ऊपर को मिलता है। अब मुझे बताओ, अभी सूर्य भी यहाँ पर है, चंद्रमा भी यहाँ पे, चंद्रमा ने अपना 5 डिग्री उठा रखा है, तो क्या आया? दीर्घ ज्वार आया। अब आप मुझे बताओ, इन चारों कंडीशनों में सबसे तीव्रता का दीर्घ ज्वार कहाँ आएगा? सूर्य और पृथ्वी। सबसे तीव्रता वाला ज्वार आएगा, जो दीर्घता वाला, वो कहाँ पर आएगा? कहाँ पर आएगा? जब मून ऊपर उठ जाएगा 5 डिग्री। बिल्कुल। तो ये बेटा क्या होगा? सर्वाधिक तीव्रता वाला होता है।
क्या होता है बेटा? ये सर्वाधिक तीव्रता वाला, सर्वाधिक तीव्रता वाला। तो बात समझ में आ रही है? किसी कोई दिक्कत? सर्वाधिक तीव्रता का अगर ज्वार पूछा जाएगा तो जो सूर्य, चंद्रमा और क्या आ जाए तीनों इसमें आ जाए बराबर। बात समझ में आई है? अब मान लो बाई चांस सूर्य भी 5 डिग्री उठ जाए, सूर्य वैसे सूर्य कभी 5 डिग्री उठता है, बालना सतह से 5 डिग्री उठ जाए तो आप सोचो क्या करेगा? पानी ले जाएगा ऊपर तक। पानी कहाँ जाएगा बेटा? ऊपर तक। कई मंजिलों का पानी उठ जाएगा ऊपर के लिए और फिर पटके ले जाएगा ना किसी से। इसलिए देखा होगा आपने, तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पर अलर्ट हो जाता है कि सुनामी आने वाली है या फिर आपके चक्रवात को ज्वार भाटा आने वाला है। ये बहुत कई 20 मंजिल तक भर जाएगा पानी को अगर दोनों अगर इसी लेवल में आ जाए। 5 डिग्री लेवल जाए ग्रेडिंग खींच जाएगा बेटा, ग्रहण है बेटा। तो 5 डिग्री उठ तक ढक लेते हैं इसको, तभी तो होता है थोड़ा सा दिखाई देता है आपको कंप्लीट टाइप का। ठीक, पृथ्वी बिल्कुल से ऊपर चली जाती है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे तीव्रता वाला यहाँ पर, जबकि यहाँ पर बेटा क्या है? नॉर्मल दीर्घ है और यहाँ पर क्या है? नॉर्मल ज्वार है। क्लियर हो गया? चलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब हम थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं किस पर? दीर्घ ज्वार पर। ये दीर्घ ज्वार कब आता है, किस टाइम पर आएगा, कितना समय लेगा, इसकी हम लोग बेटा बात करते हैं। सही है? तो आपको देखो हम ये चीजें बता चुके हैं आपको कि तीनों क्या होंगे? एक ही लाइन में होंगे। पहले कंडीशन क्या होगा बेटा? तीनों एक ही लाइन में होंगे। कौन कौन? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। बताओ बेटा कितने लोग बात समझ आ रही है? दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन होगी ज्वार आने का, यानी कि दीर्घ ज्वार आने का जो पहली कंडीशन होती है वो कौन सी होती है? बोलो कौन सी होगी बेटा? बोला गया तीनों क्या हो? सबसे ज्यादा प्रभाव कौन डालेगा? चंद्रमा। क्यों डालेगा भाई? सबसे ज्यादा कौन डालेगा? पास में होता पास में होता है। क्या होता है? पास में होता है। ठीक है भाई? अब देखिए समझे ध्यान से। अगली बात आती है कि जो आपका दीर्घ ज्वार है वो कब आएगा? तो आप ध्यान रखना, अमावस्या, पूर्णिमा या पूर्णमासी बोलते हैं। पूर्णिमा जैसे अगर आपसे पूछेगा कि दीर्घ ज्वार कब आता है तो आप बता देंगे कि कितना आएगा? पूर्णमासी या अमावस्या को आएगा। कब आएगा? पूर्णमासी या अमावस्या को आएगा। कब आएगा? पूर्णमासी या अमावस्या को आता है। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है भाई? जब क्या हो जाता है आपका सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तब एक सीधी रेखा में जाते हैं। सही बेटा? मेरी बात देखो पीछे समझाया। यहाँ चंद्रमा है बेटा ये, और ये क्या आपका सूर्य है, और ये क्या है? अर्थ है। तीनों एक ही लाइन में हुए। तीनों बेटा क्या हुए? एक ही लाइन में हुए। तो या तो यहाँ उस टाइम पर अमावस्या नहीं होगी या फिर पूर्णमासी होगी, या तो अमावस्या होगी या फिर बेटा पूर्णमासी होगी। और अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इस स्थिति को पूछ लेता है क्या कहा जाता है? इस स्थिति को बेटा क्या कहा जाता है? कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी क्या हो? एक ही लाइन में हो, तो दो कंडीशन बनती है, या तो पूर्णिमा होगी या क्या होगा बेटा? अमावस्या होगी। क्लियर हो गई बात? लेकिन इस स्थिति को बोलते क्या है? इस स्थिति को बोला क्या है? सौर मंडल में हम इस चीज को पढ़ाएंगे तो इसको सिजिकी कहा जाता है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही में आ जाएगा तो सिजिकी हो गया। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी बेटा क्या आ जाए? एक ही लाइन में आ जाए तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा? सिजिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिजिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिजिकी बोलते हैं। और जब ये सिजिकी वाली कंडीशन आ जाएगी तो उस टाइम पर जो आपका दीर्घ ज्वार होगा वो 20% अधिक तीव्रता वाला होगा। जो नॉर्मल आता है ना बेटा उससे क्या होगा? 20% अधिक तीव्रता वाला होगा। और जो तरंगे होंगी ना वो भी 20% क्या होंगी बेटा? ज्यादा उठेंगी। 20% क्या होंगी? ज्यादा उठेंगी। तो ऊंचाई उनकी क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही? तो कंडीशन समझ में आ रही है कि दीर्घ ज्वार कब आ सकता है? या तो अमावस्या को आएगा या फिर क्या आएगा? पूर्णमासी को आएगा। क्या आएगा बेटा? पूर्णमासी को आएगा। बोलो यहाँ पे समझ में आ गया? तो दीर्घ ज्वार क्या होता है समझ में आ गया? दीर्घ ज्वार क्या होता है बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? लघु ज्वार। क्लियर कर दें? समझ में आ गया? क्लियर? कोई किसी दिक्कत? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। दिखाई दे रहा है लोग? ठीक। अब हम बात करते हैं किसके बेटा? लघु ज्वार। लघु ज्वार क्या होता है? ऊपर लिखना सर, लघु ज्वार ऊपर लिखना पड़ दें? स्क्रीन में नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखते हैं। अब यहाँ डाल देते हैं हम लोग कौन? लघु ज्वार। लघु ज्वार क्या होगा? जब आपकी पृथ्वी
और चंद्रमा किस पे बेटा 90 पर। जब पृथ्वी और ये क्या हो बेटा 90 पर, ये आपकी पृथ्वी हो गई और ये आपका क्या हो गया बेटा मून हो गया और ये क्या हो गया आपका मून हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये कितने हो जाएंगे 90 पर। 90 पर होंगे तो आपका क्या आएगा लघु ज्वार। क्या आएगा लघु ज्वार। तो हम लघु ज्वार के बारे में समझ लेते हैं। तो लघु ज्वार में सबसे पहले आप ये नोट कर लेंगे क्या कि चंद्रमा और जो चंद्रमा से पृथ्वी क्या हो 90 के एंगल पर होगा। कितने को 90 एंगल पर होगा। सही बेटा। अब ये देखो जो लघु ज्वार होते हैं ना, ये बेटा दो चीजें आपके पास रहती हैं। कौन? एक तो अमावस्या। दोनों तरीके से आ सकता है। लघु ज्वार भी अमावस्या और पूर्णमासी को आता है। क्या होता है बेटा पूर्णमासी को आता है। और आपका दीर्घ ज्वार भी इसी टाइप पर आता है। बट दोनों की कंडीशन क्या होती है अलग अलग। ये बेटा इनके शुक्ल पक्ष होते हैं ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष को बेटा गांव में क्या कहते हैं अंधियारा भाग और क्या बोलते हैं बेटा उजाला। या तो ये कृष्ण पक्ष के अंधियारे भाग में आएगा और या फिर किसमें आएगा बेटा शुक्ल पक्ष के उजाले भाग में आएगा। समझ में आ गया? तो शुक्ल और क्या बोलते हैं उसे कृष्ण पक्ष बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब इसमें भी कंडीशन पूछ लेता है कि ये किस टाइम पर आता है। जो पूर्णमासी होती है क्या होती है बेटा पूर्णमासी अगर होगी तो पूर्णमासी की सप्तमी को आता है। कंडीशन क्या होनी बेटा इसकी कि पूर्णमासी की सप्तमी को आता है क्या लघु ज्वार। और अगर हम अमावस्या की बात कर लें तो अमावस्या के अष्टमी में आता है। अष्टमी में आएगा। समझ में आ रहा है? कब आएगा? अष्टमी में आएगा। तो समझ में आएगा। तो जब अमावस्या या आपका पूर्णमासी होगी उसके दो पक्षों में से किसी भी पक्ष में क्या आता है लघु ज्वार आ सकता है। ठीक है बेटा। लघु ज्वार जो पूर्णमासी होती है उसकी सप्तमी आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्या रहते हैं बेटा ज्यादा रहते हैं। और जो अमावस्या होती है उसकी अष्टमी में आने के चांसेस क्या रहते हैं बेटा ज्यादा रहते हैं। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो जल्दी बताइए जल्दी बेटा। पूर्णमासी के सप्तमी को आता है। हाँ हाँ जल्दी बताओ सही बात है गलत है? यहाँ तक क्लियर हो गया? बड़ा नोट करो। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष किसके बाद ये बेटा जब एक महीना होता है तो उसमें 15-15 दिन का होता है। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में से किसी भी उसमें आ सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये अमावस्या और पूर्णमासी को हम पूर्णमासी को सप्तमी को आएगा। सप्तमी में आने के चांस ज्यादा होते हैं और अमावस्या के अष्टमी में आने के ज्यादा चांस होते हैं। तो इन दोनों में से बेटा अमावस्या को भी कभी शुक्ल पक्ष कोई एक चल रहा होगा या फिर कृष्ण पक्ष चल रहा होगा। समझ में आया? तो उनमें से आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्लियर हो गया? आपको यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो। तो भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक। तो दो आपको समझ में आ गए? कितना है बेटा? दो समझ में आ गए। आपके अभी दो और बचे हुए हैं। एक आपका दैनिक ज्वार बचा हुआ है। कितना क्या बचा हुआ है? दैनिक जिसमें 24 घंटे में आते हैं। और एक आपका अर्ध ज्वार होता है। क्या होता है? अर्ध ज्वार जो 12 घंटे में आ जाता है, 12.5 घंटे में। सही है? तो वो क्या होता है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है भाई? चलिए आज की क्लास में रिवीजन जरूर करना है आप लोग सभी ध्यान से। ठीक है? ठीक है भाई?